लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आप सबने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि कैसे मुंबई के वॉटसन होटल में जमशेदजी टाटा को यह कहकर घुसने से रोक दिया गया कि सिर्फ यूरोपियन लोग ही अंदर जा सकते हैं। और इसके जवाब में उन्होंने 1903 में देश का सबसे शानदार होटल ताजमहल पैलेस बनाकर खड़ा कर दिया। ये भी आपने सुना होगा कि भारत की पहली एयरलाइंस थी टाटा एयरलाइंस, जिसका जहाज खुद जे.आर.डी. टाटा उड़ाते थे और बाद में वही एयरलाइंस सरकार ने ले ली और उसे एयर इंडिया बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी टाटा मोटर्स की कहानी सुनी है? और यहां पर मैं रतन टाटा और उनकी नैनो कार वाली कहानी की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे मजेदार बात यह है कि टाटा मोटर्स शायद दुनिया की अकेली कार कंपनी होगी जिसने पहले रोड बनाने में मदद की और फिर बाद में कार बनाना शुरू किया। इस देश की 3 सबसे बड़ी कार कंपनी हैं, मारुति, टाटा और महिंद्रा। इनमें सबसे पुरानी कंपनी है टाटा मोटर्स और इसकी हिस्ट्री जुड़ी है देश की आजादी की लड़ाई और एक गुलाम देश से लेकर एक आधुनिक भारत के विकास तक। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा से लेकर जे.आर.डी. टाटा और रतन टाटा तक की कहानियां जुड़ी हैं इस कंपनी से और 125 साल पहले भारत में आने वाली पहली कार से। तो क्या है ये पूरी कहानी और कैसे इस कंपनी को कार बनाने में सालों साल लग गए, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं और आपको कैशबैक भी चाहिए और अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी चाहिए तो आप इस क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी काफी सारी मदद करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो बात है साल 1898 की, जब पहली बार किसी भारतीय ने कार खरीदी। वैसे इसके पहले 1897 में भारत में एक और कार आ चुकी थी, लेकिन उसे लाने वाले दरअसल एक अंग्रेज थे। खैर, कार खरीदने वाले इस भारतीय व्यक्ति का नाम था जमशेदजी टाटा। वही जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा समूह या टाटा ग्रुप की स्थापना की थी और टाटा मोटर्स जिस समूह का आज हिस्सा है। अब यह कार बनकर आई थी यूरोप से। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जिस इंसान ने यूरोपीय लोगों को हराने के लिए मुंबई में ताजमहल होटल बना डाला, उसे जब कार यूरोप से मंगानी पड़ी होगी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही नहीं, जमशेदजी टाटा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, लेकिन जमशेद जी ने 1886 में यानी करीब 20 साल पहले ही मुंबई में कपड़ा मिल लगाई थी और उसका नाम रखा था स्वदेशी मिल्स। तो विदेशी चीज़ों को लेकर उनका रवैया आपको अभी तक पता चल गया होगा। लेकिन जमशेदजी टाटा का निधन हो गया 1904 में और कार बनाने की उनकी जो भी सोच रही होगी वो चली गई उनके साथ। फिर जब जमशेद जी का निधन हुआ तो उस समय तक भारत में आज़ादी की लड़ाई तेजी पकड़ रही थी। टाटा समूह कई तरह की फैक्ट्रीज लगा रहा था, लेकिन कार बनाने का प्लान कोई नहीं था। साल 1938 में इस समूह की जिम्मेदारी संभाली थी जे.आर.डी. टाटा ने। जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम जहांगीर रतनजी भाई टाटा था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। उन्हें इंडिया में हेवी इंडस्ट्री का फ्यूचर दिखता था और साथ ही ये भी कि आगे चलकर इंडिया जब आज़ाद होगा तो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी। कुछ साल और बीत गए और भारत बस आज़ाद होने वाला ही था और आज़ाद होते ही उसे एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जो इंडिया के डेवलपमेंट को आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी रफ्तार दे सके। 1868 से इस देश में टाटा ग्रुप काम कर रहा था, लेकिन जब 1938 में इस ग्रुप की कमान जे.आर.डी. टाटा ने संभाली तो उनको पता चला था कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत धीमा कर रखा था। अंग्रेज़ों को भारत से ज़्यादा अपने देश की चिंता थी। वो कपड़े तक इंग्लैंड से लाकर भारत में बेच रहे थे। जे.आर.डी. को बहुत अच्छे से पता था कि देश के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पहले बहुत ज़रूरी था और उनके हिसाब से देश के अपने इंजीनियर्स को ये काम करने के लिए आगे लाने की ज़रूरत थी। इसीलिए 1945 में एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का नाम रखा गया टेल्को, यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। इस कंपनी का काम था भाप के रेल इंजन के बॉयलर बनाना। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी ने 1946 में एक ऐसा ऑर्डर लिया जो कि शायद किसी भी कार कंपनी ने कहीं नहीं लिया होगा। यह ऑर्डर था एक रोड रोलर बनाने का। फिर 1948 तक कंपनी ने 850 रोड रोलर बनाकर दिए, जिसका उद्घाटन देश के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। तो इस तरह से कंपनी ने देश की सड़कें बनाने और उनके सुधारने का काम पहले किया, कार और ट्रक बनाने से भी पहले। इसके बाद देश के निर्माण का काम शुरू हो चुका था।
जवाहरलाल नेहरू अपनी पंचवर्षीय योजना पर काम करना शुरू कर चुके थे और सबसे पहले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। जेआरडी टाटा को समझ आ गया था कि इसके लिए असल में क्या चाहिए और यहीं से शुरू होती है टेल्को के टाटा मोटर्स बनने की कहानी। 1954 में जेआरडी टाटा ने मर्सिडीज बेंज के साथ हाथ मिला लिया और इंडिया को इसका पहला कमर्शियल ट्रक दिया। अब देखिए, ये वही टाइम था जब भारत में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया था और इस योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था भारी उद्योगों या हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करना। 1956 में जब इस योजना की शुरुआत हुई तो जेआरडी टाटा ने कमर्शियल ट्रक बनाने की इंडस्ट्री खड़ी कर ली थी। ये कमर्शियल ट्रक असल में इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सबसे जरूरी मीडियम थे। इस तरह टेल्को या टाटा मोटर्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा यानी जेआरडी का सपना था कि भारत एक दिन अपनी गाड़ियां खुद बनाएगा और टेल्को उनके इस सपने की शुरुआत था। लेकिन सिर्फ ये ट्रक और हेवी गाड़ियां बनाने से ही टाटा मोटर्स आगे नहीं बढ़ सकता था। इसीलिए 1955 से लेकर 1976 तक टाटा मोटर्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। देश के कई हिस्सों में जैसे कि जमशेदपुर, पुणे और ऐसी कई जगहों पर R&D सेंटर्स खोले गए। वैसे आपको बता दूं कि उस समय तक कोलकाता की हिंदुस्तान मोटर्स ने इंग्लैंड से मॉरिस कार लाकर उसको हिंदुस्तान एम्बेसडर के नाम से ही बनाना शुरू कर दिया था। उधर मुंबई में भी प्रीमियर और स्टैंडर्ड मोटर्स भी कुछ समय बाद मैदान में आ चुके थे। 1983 आते आते कंपनी ने हेवी कमर्शियल व्हीकल्स को बड़ी क्वांटिटी में बनाना शुरू कर दिया था। 1986 में कंपनी ने टाटा 407 लाइट कमर्शियल ट्रक लॉन्च किया, जिसको डिजाइन भी इंडिया में किया गया था और इसे बनाया भी इंडिया में गया था। इस मॉडल के ट्रक आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें 460 DI के नाम से भी जाना जाता है। 1945 से लेकर 1990 तक टाटा कंपनी ने अलग अलग तरह की गाड़ियों की 10 लाख यूनिट बेच डाली थी, लेकिन इस दौरान एक भी पैसेंजर गाड़ी इस कंपनी ने नहीं बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज पैसेंजर गाड़ियों के मार्केट में उतर चुकी थी। मारुति 800 लोगों की फेवरेट बन चुकी थी। फिर इस कमी को पूरा किया रतन टाटा ने जब साल 1991 में उन्होंने कमान संभाली टाटा कंपनी की। रतन टाटा ने 1991 में ही टाटा सिएरा को लॉन्च कर दिया। ये भारत की पहली SUV थी। हालांकि ये SUV एकदम नया प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि टाटा ने अपने पुराने मॉडल के लाइट व्हीकल ट्रक में थोड़ा सा बदलाव करके इसे बना डाला था, जो कि 1988 का मॉडल था। कई तरह के एक्सपेरिमेंट और दूसरे मॉडल्स के बीच पैसेंजर गाड़ियों में टाटा को पहचान तब मिली जब टाटा सूमो को लॉन्च किया गया। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर टाटा लगातार अपने इंजन को, लोगों के कंफर्ट को अच्छा करता जा रहा था। इससे बहुत जल्दी पैसेंजर गाड़ियों में टाटा कंपनी मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनियों को टक्कर देने लगी थी। लेकिन दोस्तों, असली टर्न तब आया जब 1998 में टाटा एक खास कार लेकर आई। ये वो कार थी जिसने करीब 15 सालों तक इंडियन SUV मार्केट पर राज किया। जब तक टोयोटा की फॉर्च्यूनर ने मार्केट में कदम नहीं रखा ना, तब तक SUV का मतलब यही कार होता था। ये कोई और कार नहीं बल्कि टाटा सफारी थी, जो एक टाइम पर लोगों के स्टेटस सिंबल की पहचान हो गई थी। टाटा सफारी एक टाइम पर न सिर्फ पैसे की ताकत का सिंबल बन गई थी, बल्कि इसे चलाने वाले लोग अच्छी रसूख वाले भी समझे जाते थे। आपने भी इस चीज को नोट किया होगा, और अगर हाँ किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर दोस्तों, इसी साल रतन टाटा ने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने उनकी कंपनी को बेचने की कगार पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, उन्होंने इंडिया की अपनी डिजाइन की हुई सबसे पहली कार को लॉन्च किया, जिसका नाम था टाटा इंडिका। टाटा इंडिका में पावर स्टीयरिंग जैसे कई फीचर्स थे जो लग्जरी कारों में ही मिलते थे। कंपनी ने दावा किया था कि कार अच्छा खासा माइलेज देगी। इसी वजह से सिर्फ 1 महीने के अंदर इस कार की बुकिंग 1 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद कार को लेकर कई अलग अलग शिकायतें आने लगी, माइलेज वगैरह को लेकर दिक्कत होने लगी। इससे इंडिका कार की जो बिक्री है वो काफ़ी हद तक गिर गई। इंडिका के फ्लॉप होने की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। यही नहीं, इस घाटे की वजह से रतन टाटा सर ने यह सोच लिया था कि वो इस कार सेगमेंट को ही बेच देंगे। इस काम के लिए 1999 में वो फोर्ड मोटर्स के मालिक के पास भी गए थे। वहां पर कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से 3 घंटे की मुलाकात चली। इस दौरान फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन बनाया ही क्यों? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये एक्चुअली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा।
ये सुनने के बाद रतन टाटा सर ने अपने बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया और वो वापस भारत आ गए। उन्होंने फिर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया। साल 2001 में उन्होंने इंडिका कार में इंप्रूवमेंट करके इसका V2 वर्जन निकाला। इस कार में इंडिका की जो भी दिक्कतें थी वो काफ़ी मेहनत से दूर कराई गई और साथ ही इस कार का CNG वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया। इंडिका का V2 वर्जन खूब पॉपुलर हुआ और साल 2001 में ये कार सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। फिर साल 2002 में उन्होंने इंडिगो कार को लॉन्च किया जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी हुई। टाटा मोटर्स ने लोगों के बीच ऐसी पहचान बना ली कि 2003 आते आते टाटा मोटर्स ने करीब 30 लाख गाड़ियां भारत में बेच दी थी। जो सेक्टर टाटा कंपनी ने करीब 45 सालों तक टच नहीं किया था, जिस सेक्टर को रतन टाटा बेचने वाले थे, टाटा मोटर्स अब उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो गई थी। हर जगह पर टाटा मोटर्स का नाम चल रहा था। टाटा एस, जिसे आपने छोटा हाथी नाम से सुना होगा, और टाटा मैजिक, जो कि एक तरह की पैसेंजर गाड़ी थी, इनको खूब पॉपुलैरिटी मिली। तो वहीं टाटा सफारी, टाटा इंडिका, इंडिगो और सुमो जैसी गाड़ियां और इनके अलग अलग वर्जन पैसेंजर गाड़ियों में धमाल मचा रहे थे। इसी बीच साल 2008 में एक बहुत बड़ा टर्न आया। दरअसल फोर्ड कंपनी से हुई मुलाकात के करीब 9 साल बाद यानी 2008 में फोर्ड कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी जगुआर और लैंड रोवर साल 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने की कगार पर थी। उस समय टाटा मोटर्स ने इन दोनों कंपनियों को खरीदा था, यानी कि जिस कंपनी ने टाटा का अपमान किया था उस कंपनी को खुद टाटा ने आगे जाकर खरीदा था। हालांकि सक्सेस में एक और सेटबैक आता है जब साल 2009 में रतन टाटा सर ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया था। उनका कहना था कि हर शख्स के पास एक कार होनी चाहिए। सिर्फ 1 लाख रुपए की यह कार इतनी सस्ती थी कि लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं हुआ और इसके साथ ही खराब मार्केटिंग के चलते ये कार चल ही नहीं पाई। टाटा नैनो को टाटा मोटर्स ने खुद एक फेल्ड प्रोजेक्ट बताकर मई 2018 में इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। फिर दोस्तों कंपनी ने उस चीज पर ध्यान दिया जो इंडियन मार्केट में अभी तक कोई नहीं दे रहा था। ये चीज थी सेफ्टी। देखिए, मारुति की कार्स को इंडिया में बहुत सेफ नहीं माना जाता था, भले ही लोग उसको सबसे ज्यादा खरीदते हो। वहीं दूसरी कंपनियों के सेफ्टी फीचर्स की हालत भी यही थी। इसीलिए 2015 के बाद से टाटा कंपनी ने लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू किया कि उनकी कार चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सस्ती हो या महंगी हो, उसमें चलने वाले लोगों को कम से कम नुकसान होगा एक्सीडेंट के टाइम पर। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ टाटा ने नेक्सन, टियागो, टिगोर जैसी कार्स को लॉन्च किया। धीरे धीरे इन कार्स की मदद से टाटा मोटर्स ने लोगों के बीच अपनी जगह को फिर से बनाया और अच्छी खासी पकड़ इंडियन कार मार्केट में बना ली। इसके बाद टाटा मोटर्स ने 2018 में लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी। ये कार कामयाब रही, जिसके बाद टाटा ने इलेक्ट्रिक कारों की एक पूरी सीरीज लॉन्च की। इसमें टाटा टियागो ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, टाटा पंच ईवी, इन सभी को लोगों ने खूब पसंद किया। हाल ही में टाटा ने कर्व नाम की एक कार लॉन्च की जिसको लोगों के बीच में खूब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आज की डेट में इलेक्ट्रिक कारों का बड़ा मार्केट टाटा के पास है। तो दोस्तों ये थी कहानी टाटा मोटर्स की, जिसने एक लंबी जर्नी तय की है इस देश के डेवलपमेंट को भी साथ लेकर चलते हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा की कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.